तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो हमारा सेट नंबर 2 में खंड गा का यानी बायोलॉजी के सेक्शन के अंदर लास्ट क्वेश्चन बचा था। क्वेश्चन नंबर हमारे हिसाब से वो था 12। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें पाचन तंत्र का जो है चित्र बना करके उसकी क्रिया विधि को समझाना है। तो सबसे पहले जो है पाचन तंत्र क्या फिगर हम लोग सीखेंगे। पाचन तंत्र के फिगर के बाद हम लोग जो है इसकी क्रिया विधि को भी समझेंगे, पाचन की क्रिया विधि। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, विस्तृत उत्तरी के अंदर 7 नंबर का है, 3 नंबर का आपका फिगर है, 4 नंबर का आपको लिखने को है क्रिया विधि। तो सबसे पहले पाचन तंत्र का आपको जो है फिगर बनाना आना चाहिए। तो फिगर बनाएंगे पाचन तंत्र का। कुछ इस तरीके से बना लेंगे। फिगर आप लोग कुछ ऐसे बना लेंगे। और ये हमारी छोटी आंत रहेगी। अगर इसको बनाना चाहें हम लोग और ये इधर इस तरीके से नीचे की साइड ये जुड़ी रहती है। यहाँ तो कुछ इस तरीके से आपका जो है पाचन तंत्र का फिगर बनके तैयार हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो नेमिंग है, पाचन तंत्र का नामकरण है वो कर लेंगे और यहीं से हमारा कंप्लीट हो जाएगा पाचन तंत्र का जो डायग्राम ये बनाया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से उंगली के समान की संरचना निकली रहती है, जिसे कहते हैं हम लोग वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये इस तरीके से संरचना निकली रहती है। आप फिगर को आसानी से देख पा रहे होंगे। कुछ इस तरीके से संरचना आपको दिख रही होगी। चलिए अब एक एक करके हम लोग नाम इनका लिख लेते हैं। तो आपको फिगर जो है आसानी से क्लियरली दिख रहा होगा। अब एक एक करके इनका नामकरण करेंगे। तो ये हमारी हिंदी में करेंगे पहले, फिर इंग्लिश भी लिख देंगे। इसे कहते हैं हम लोग मुख गुहिका। मुख गुहिका। फिर इसे कहते हैं हम लोग ग्रासनाल। ये है हमारा ग्रासनाल। और ये जो पोर्शन होता है इसे कहते हैं हम लोग फेरिंक्स यानी ग्रसनी। और फिर इसके बाद ये वाला पोर्शन हमारा कहलाता है आमाशय।
आमाशय। जो ये वाला पोर्शन है पत्ती के आकार की संरचना जो दिख रही है इसे कहते हैं हम लोग अग्न्याशय, इसे कहते हैं हम लोग अग्न्याशय। और ये जो संरचना दिख रही है आपको ये है बड़ी आंत, ये है हमारी बड़ी आंत। और जो ये छोटी संरचना दिख रही है पाइप की तरह ये है हमारी छोटी आंत, छोटी आंत। और उसके बाद ये जो पोर्शन दिख रहा है इसे कहते हैं हम लोग एनस, इसे कहते हैं हम लोग एनस। और साथ ही साथ जो ये उंगली के समान संरचना दिख रही है इसे कहते हैं क्रमिरूप, क्रमिरूप परिशेषिका, परिशेषिका। तो ये फिगर हो गया। अगर आप इतना फिगर बना के आएंगे तो आपको 3 नंबर जो है तुरंत ही एग्जामिनर आपको दे देगा। अगर आप इसका इंग्लिश में नेमिंग लिखना चाहें तो हम इंग्लिश में नेमिंग भी करे दे रहे हैं। तो चलिए, मुख गुहिका को कहते हैं हम लोग बक्कल कैविटी, या कहते हैं इसको ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी। ग्रासनाल को कहते हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस। आमाशय को कहते हैं हम लोग स्टमच। साथ ही साथ ग्रसनी को हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। अग्न्याशय को हम लोग कहते हैं पैनक्रियाज। और बड़ी आंत को कहते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत को कहेंगे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और साथ ही साथ एनस को हम लोग एनस ही कहते हैं इंग्लिश में भी। और क्रमिरूप परिशेषिका को कहते हैं हम लोग वर्मी फॉर्म, वर्मी फॉर्म, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो ये पूरा नेमिंग हो गई हमारी किसकी, पाचन तंत्र की। अब एक एक करके हमें पाचन की क्रियाविधि पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पाचन होता क्या है। तो नंबर 1 डिफिनीशन आ जाएगी हमारी पाचन, यानी पाचन जो होता है, डाइजेशन होता क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। तो पाचन का मतलब ये है कि भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल देने की क्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। पाचन में क्या करते हैं, भोजन के बड़े बड़े अणुओं को ऐसे छोटे छोटे अणुओं में बदलते हैं ताकि वो हमारे आहार नाल के द्वारा अवशोषित कर ली जाए। तो हम लोग कहेंगे पाचन की परिभाषा क्या होगी, भोजन के बड़े बड़े अणुओं को अवशोषित करने योग्य छोटे छोटे अणुओं में बदलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो लिखेंगे भोजन के बड़े बड़े अणुओं को अवशोषण करने योग्य छोटे अणुओं में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। अब ये तो बात हो गई हमारी पाचन की क्रिया की बात, पाचन की परिभाषा हो गई। अब ये जान ले पाचन तंत्र क्या होता है। तो पाचन तंत्र जिसे हम लोग कहते हैं डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम क्या है ये जान लेते हैं। पाचन तंत्र का मतलब है, तंत्र का ऐसा मतलब होता है कि जब कोई चीज आपस में मिलकर के कार्य करने लगी। और कार्य क्या करना है, पाचन का। तंत्र का मतलब इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती होंगी। तो पाचन तंत्र के अंतर्गत 2 चीजें आती हैं। एक तो ये पूरा आहार नाल आ गया, साथ ही साथ इनसे जो जुड़ी हुई ग्रंथियां, यहाँ पर अग्नाशय, यहाँ पर लीवर होता है, बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं। तो पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल और
इनसे जुड़ी हुई ग्रंथियां हैं, और जो चीज जुड़ी होती है उसे हम लोग कहते हैं सम्मिलित ग्रंथियां। तो लिखेंगे आहार नाल और प्लस इससे जुड़ी हुई यानी सम्मिलित ग्रंथियां। सम्मिलित ग्रंथियां ही क्या कहलाती हैं? हमारी पाचन तंत्र का निर्माण कर देती हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इतना आपको दिख रहा होगा, तो पहले नंबर पे आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको क्रियाविधि समझाएं पूरी। चलिए, इतना पहले नंबर पर आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, फिर हम इसको क्रियाविधि को समझाने वाले हैं। चलते हैं, अब इसको हटाते हैं भाई। ये पाचन तंत्र की हमारी क्या हो गई है, परिभाषा हो गई पाचन तंत्र की क्रियाविधि। अब आगे चलेंगे। सबसे पहले अच्छा, पाचन कहाँ से शुरुआत होगा? सबसे पहले भोजन को हम लोग खाते हैं, यानी यहाँ मुख गुहिका में भोजन आएगा, फिर ग्रासनाल में पाचन पढ़ना होगा, फिर आमाशय में पाचन पढ़ना होगा, फिर उसके बाद जो है हम लोगों को छोटी जो हमारी आंत है, बड़ी आंत और छोटी आंत, दोनों में हम लोगों को क्या करना होगा, पढ़ना होगा। तो सबसे पहले आमाशय में, आमाशय के बाद किस में जाएगा भैया? छोटी आंत में, छोटी आंत से होता हुआ किस में आएगा? बड़ी आंत में। इस तरीके से हमें पाचन पढ़ना है। तो नंबर 1 हेडिंग लिखेंगे हम लोग, कहां पर पाचन पढ़ेंगे? मुख गुहिका में पाचन। मुख गुहिका में पाचन। लेकिन आपको याद रखना है कि मुख गुहिका के अंदर पाचन केवल और केवल किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। भोजन के 7 कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, मिनरल्स और वाटर। विटामिन और मिनरल्स और वाटर को हमें अवशोषित, उसको पचाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो पहले से ही पचे पचाए होते हैं। इसलिए भोजन के अंदर 4 चीजों को पचाना होता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। तो भोजन के 4 कारक में से यहाँ पर केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट को ही पचाया जाता है। तो लिखेंगे मुख गुहिका में पाचन, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का 30% ही डाइसेकेराइड में टाइलिन नाम के एंजाइम द्वारा बदलता है। अब टाइलिन एंजाइम क्या कर देता है? स्टार्च को बदल देता है माल्टोज में 30% ही। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टार्च, और स्टार्च काहे का सोर्स है? कार्बोहाइड्रेट का। अब इसके ऊपर कौन सा एंजाइम कार्य करता है? हमारा टाइलिन। टाइलिन का दूसरा नाम होता ही इसीलिए है स्लाइवरी एमाइलेज। तो टाइलिन क्या करता है? माल्टोज, और जो माल्टोज है एक प्रकार का क्या है भाई? डाइसेकेराइड। तो लिख लेंगे डाइसेकेराइड। और कितने प्रतिशत बदलता है इसको? 30% केवल। तो ये हो गया हमारा मुख गुहिका में पाचन। और मुख गुहिका के अंदर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। टाइलिन के बाद उधर लिखा है माल्टोज के बगल में डाइसेकेराइड, इधर लिखा हुआ है भैया डाइसेकेराइड। अब ये हो गया हमारा मुख गुहिका पे पाचन। अब ग्रास नाल में किसी भी प्रकार का पाचन होता नहीं है, सीधे आएंगे आप आमाशय के अंदर। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अगली हेडिंग रहेगी हमारी आमाशय में पाचन। केवल और केवल 3-4 हेडिंग ही लिखनी है, ताकि जो हमें 4 नंबर का है तो 4 कम से कम हेडिंग होनी चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे। अगली हेडिंग है हमारी, अगली हेडिंग लिखेंगे भैया आमाशय में पाचन। तो लिखेंगे यहाँ पर आमाशय में पाचन। तो आमाशय में भैया पाई जाती हैं जठर ग्रंथियां, और जठर ग्रंथियों से निकलता है जठर रस, और जठर रस के अंदर केवल और केवल प्रोटीन को पचाने वाले 2 एंजाइम उपस्थित होते हैं। एक होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन। रेनिन जो है केवल और केवल बच्चों में निकलता है, वयस्कों में निकलना बंद हो जाता है। लेकिन जो हमारा पेप्सिन है वो वयस्कों में भी निकलता है और बच्चों में निकलता है।
पेप्सिन का काम ये होता है कि जो भोजन के अंदर प्रोटीन है उस प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन्स और प्रोटीओजेज के अंदर, यानी आमाशय के अंदर केवल और केवल किसका पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। तो लिखेंगे आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है जिसमें पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन को पचाने का कार्य करते हैं, रेनिन केवल शिशुओं या बच्चों में ही निकलता या स्रावित होता है। फिर क्या लिखेंगे, अब ये क्या करेगा, ये हमारी जो प्रोटीन है और प्रोटीन को जो है पेप्सिन नाम का एंजाइम क्या कर देता है, बदल देता है किसमें, पेप्टोन्स और प्लस में प्रोटीओजेज। तो प्रोटीन को तोड़कर पेप्सिन इसमें बदल देता है और जो बचा हमारा बचता है भाई ये प्रोटीन और जो रेनिन है वो केवल और केवल बच्चों में दूध की प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। इसीलिए देखा होगा बच्चे जब दूध पीते हैं तो देखा होगा जब दूध पीते हैं तो थोड़े थोड़े समय पर क्या कर देते हैं, प्रोटीन के पचाने के कारण उनको जो है हल्की हल्की सी वोमिट होती रहती है। आमाशय में पाचन हो गया, अब सीधे यहाँ पर पाचन पढ़ेंगे और कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अगली हेडिंग है हमारी ग्रहणी में पाचन। इस सी आकार की संरचना होती है, इसे कहते हैं ग्रहणी या छोटी आंत। तो लिखेंगे ग्रहणी या फिर क्या लिखेंगे, छोटी आंत में पाचन। अच्छा, छोटी आंत में 3 प्रकार के एंजाइम या 3 प्रकार के रस आते हैं। इधर से आता है अग्नाशयी रस, इधर से आता है पित्त रस और आंत से निकलता है आंतरी रस। तो लिखेंगे इस स्थान पर पित्त रस कामा अग्न्याशयी रस कामा आंतरी रस एक साथ मिलते हैं। इसलिए भोजन के सभी प्रकार के कारकों का विभाजन यहाँ पर होता है और आहार नाल में सर्वाधिक पाचन कहाँ पर पाया जाता है, ग्रहणी में ही पाया जाता है। तो ये में हमारा पाचन कंप्लीट हुआ और पित्त रस से कोई भी किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलता। अग्नाशयी रस को हम लोग संपूर्ण रस कहते हैं क्योंकि अग्नाशयी के अंदर कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले भी एंजाइम होते हैं, लिपिड को भी पचाने वाले एंजाइम होते हैं, प्रोटीन को भी पचाने वाले एंजाइम होते हैं और साथ ही साथ न्यूक्लिक एसिड को पचाने वाले एंजाइम भी पाए जाते हैं। अगर अग्नाशयी रस की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए एमाइलॉप्सिन नाम का एंजाइम निकलता है, लिपिड को पचाने के लिए स्टिएप्सिन नाम का एंजाइम निकलता है और जो हमारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन को पचाने के लिए प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज और इसी तरह कई प्रकार के एंटेरोकाइनेज और जो है बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं। और जैसे हमारा ट्रिप्सिन हुआ, काइमोट्रिप्सिन हुआ, ये सब एंजाइम निकलते हैं और हमें इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन यहीं तक पर्याप्त है।
तो 4, 3, 7 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। चलिए, इस क्वेश्चन को इतना ही रखा जाता है। आप लोग क्या करेंगे, इसको बढ़िया से लिख लीजिए, जो डाउट हो तो जरूर पूछिए।